अस्सलाम वालेकुम बच्चों, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर फार्मूले के बारे में और मुझे उम्मीद है कि उसके बारे में आपका कोई सवाल नहीं होगा। तो बहरहाल मेरे प्यारे बेटा, आज हम बात शुरू करते हैं अगले लेक्चर की। और ये भी गौर कीजिएगा, ये जो लेक्चर मैं आपको डिलीवर करने लगा हूँ तकरीबन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पूरी केमिस्ट्री के ऊपर अप्लाई होने वाला है, इसलिए मेहरबानी करके इसके ऊपर भरपूर तवज्जो दीजिएगा। तो दैट इज अबाउट मोल। हम आज मोल के बारे में बात करते हैं। अब गौर कीजिएगा, इसको स्टार्ट करने से पहले दो चार बातें मेरी सुन लीजिएगा। हमारे पास सब्सटेंस जो होता है, शुरू से बोलता हूं पहले लेक्चर से, सब्सटेंस मे बी इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट, मे बी इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, मे बी इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स, मे बी इन द फॉर्म ऑफ आयंस। आयोनिक बेटा सब्सटेंस एलिमेंट की शक्ल में हो सकता है, कंपाउंड की शक्ल में हो सकता है। अच्छा, मैंने कंपाउंड के लिए दो लफ्ज बोले हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड भी हो सकता है, आयोनिक कंपाउंड भी हो सकता है, और इसी तरह आयोनिक स्पीशीज मीन आयंस भी हो सकता है। अब चाहे एलिमेंट हो, चाहे आयंस हो, चाहे आयोनिक कंपाउंड हो, चाहे मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हो, इन तमाम के मासेस तो होंगे। एलिमेंट के मास को हम एटॉमिक मास कहते हैं, मॉलिक्यूल्स के मास को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स के मास को आप फार्मूला यूनिट मास कहते हैं। एनिक कंपाउंड्स के लिए एक टर्म बोला करते हैं फार्मूला यूनिट, याद रखिएगा। आयोनिक कंपाउंड्स के लिए लफ्ज यूज करते हैं फार्मूला यूनिट, जैसे NaCl, इट इज द फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl आयोनिक कंपाउंड। तो बहरहाल हमारे पास एलिमेंट का मास यानी एटॉमिक मास हो, हमारे पास मॉलिक्यूलर मास हो, हमारे पास फार्मूला यूनिट मास हो, हमारे पास आयोनिक मास हो यानी आयन का मास हो। तो अब इन मासेस को मैं और आप और से सुनना, जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरा मास है, आपका मास है। मासेस को ज़ाहिर करने के लिए मुख्तलिफ रोजमर्रा जिंदगी में यूनिट यूज की जा रही है। हम ग्राम्स भी यूज करते हैं, हम किलोग्राम्स भी यूज करते हैं, हम पाउंड्स भी यूज कर रहे होते हैं। पाउंड्स माशाल्लाह मेरे ख्याल में पाउंड्स आपके लिए नई टर्म होगी, लेकिन आप मॉडर्न दौर है, आप लोग सारे कुछ जानते होंगे। जैसे बर्थडे होता है तो उसके ऊपर आप कहते हो पापा को, मामा को, या खुद जाते हो भाई 2 पाउंड का केक दे देना, 1 पाउंड का केक दे देना। तो वहाँ पे हम मासेस के लिए पाउंड का लफ्ज भी यूज कर रहे होते हैं। तो बहरहाल मासेस को जाहिर करने के लिए ग्राम्स भी हो सकते हैं, किलोग्राम्स का लफ्ज भी यूज होता है, और इसी तरह प्यारे बच्चे पाउंड्स का लफ्ज भी यूज होता है। लेकिन आज हम इन तीनों चीजों से तो जो सुनिएगा, इन तीनों चीजों को रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जब केमिस्ट्री की टर्म में आओगे तो हमने वहां पे बॉडी मास तो बोलना नहीं है, हमने या तो मॉलिक्यूलर मास बोलना है, या आयोनिक मास बोलना है, या फार्मूला मास बोलना है, फार्मूला यूनिट मास। किसी भी मास, एलिमेंट के मास को, आयन के मास को, आयोनिक कंपाउंड के मास को, मॉलिक्यूल्स के मास को अगर ज़ाहिर कर दिया जाए सिर्फ ग्राम्स में, तो जो से सुनिएगा, ग्राम्स में अब किलोग्राम्स हट गया, पाउंड्स हट गया, अगर इन मासेस को ग्राम में ज़ाहिर कर देंगे तब उस मास को मैं और आप कह सकते हैं मोल। तो मोल एक्चुअली एक यूनिट है मासेस को ज़ाहिर करने के लिए, मैं आप कह सकते हैं ऐसे यूनिट है मास को ज़ाहिर करने के लिए। गौर से सुनिएगा। अब वही बातें जो मैं आपसे कह रहा था, एलिमेंट के लिए लफ्ज यूज करते हैं एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल्स के लिए, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के लिए लफ्ज यूज करते हैं मॉलिक्यूलर मास, आयोनिक कंपाउंड के लिए लफ्ज यूज करते हैं फार्मूला यूनिट मास, आयंस के लिए यानी आयोनिक स्पीशीज के लिए आयोनिक मास। अब चाहे एटॉमिक मास हो, चाहे मॉलिक्यूलर मास हो, चाहे फार्मूला यूनिट मास हो, चाहे आयोनिक मास हो, उन में से किसी को भी किस में ज़ाहिर कर दोगे, ग्राम्स में ज़ाहिर कर दोगे, तो वो चीज क्या बन जाएगी, 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। मैंने कहा दैट सब्सटेंस भी 1 मोल ऑफ एलिमेंट भी हो सकता है, 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड भी हो सकता है, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल भी हो सकता है, 1 मोल ऑफ आयन भी हो सकता है। ये डिपेंड्स करता है कि आपने सब्सटेंस कौन सा यूज किया है। अब मेरे बच्चों, उसको 1 मोल ऑफ एक सब्सटेंस भी कह सकते हैं, या उसको 1 ग्राम मोल ऑफ ए सब्सटेंस भी कह सकते हैं।
अब ये तो मैंने बुक की बातें की हैं, बुक से मुताबिक तो जो सुनिएगा, दोबारा एक दफा रिपीट कर देता हूं। एलिमेंट के एटॉमिक मास को अगर आप ग्राम्स में ज़ाहिर कर देंगे तो वो फिर ग्राम एटम बन जाएगा। अगर आप मॉलिक्यूल्स के मास को ग्राम में ज़ाहिर कर देंगे वो ग्राम मॉलिक्यूल्स बन जाएगा। अगर आप आयन के मास को यानी आयनिक मास को ग्राम में ज़ाहिर कर देंगे तो वो ग्राम आयन बन जाएगा। आप आयनिक कंपाउंड के मास को ग्राम्स में ज़ाहिर कर देंगे तो वो ग्राम फार्मूला यूनिट मास बन जाएगा। चाहे ग्राम एटम हो, चाहे ग्राम मॉलिक्यूल्स हो, चाहे ग्राम फार्मूला यूनिट हो, चाहे ग्राम्स आयन हो, ऑल दीज आर इक्वल टू 1 मोल। ये तो हर एक सब्सटेंस अपने अपने 1 मोल के बराबर होगा। मेरे बच्चों, ये तो मैंने बुक की बात की है, थोड़ा सा और इसको बढ़ाते हैं। मैं थोड़ा सा सिंपल सा अलग डेफिनेशन लिख हूं जो बुक में मौजूद नहीं है। किसी भी सब्सटेंस की वो क्वांटिटी, और सब्सटेंस का नाम जब भी हूं आपके जहन में आ जाना चाहिए। एलिमेंट बोल रहे हैं सर, या मॉलिक्यूल्स होंगे या आयनिक कंपाउंड होंगे या आयन होंगे, इन चारों में से कोई तो सब्सटेंस होगा। उस सब्सटेंस की क्वांटिटी को बेटा, सब्सटेंस की वो क्वांटिटी जिसमें कितने पार्टिकल्स हो, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल मौजूद हो, उस क्वांटिटी को फिर क्या कहेंगे? 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एलिमेंट, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, 1 मोल ऑफ ग्राम, 1 मोल ऑफ आयन कहलाएगा। हर सब्सटेंस की हर वो क्वांटिटी जिसमें उसके अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, हम उस क्वांटिटी को भी क्या नाम देंगे? 1 मोल का नाम देंगे। उस सब्सटेंस के वो 1 मोल होंगे। तो मैंने आपसे कहा ये भी एक्सप्रेस करने का, मास ऑफ सब्सटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए यूनिट यूज की जा रही है। तो अब इन तमाम बातों को सामने रखें तो हम कह सकते हैं मोल कितनी शक्लों में हो सकते हैं? 4 शक्लों में, क्योंकि मैंने 4 एलिमेंट, मॉलिक्यूल, आयनिक कंपाउंड, आयन की बात की। तो इसके मुताबिक क्या हो सकता है? एटम्स की बात कर रहे होंगे तो ग्राम एटम कहलाएगा, या ग्राम एटम का दूसरा नाम ग्राम मोल ऑफ एटम, या सिंपली मोल ऑफ एटम। ग्राम मॉलिक्यूल्स, ग्राम मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स या मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। ग्राम फार्मूला यूनिट या ग्राम मोल ऑफ फार्मूला यूनिट, या जस्ट मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ग्राम आयंस, ग्राम मोल ऑफ आयंस या मोल ऑफ आयन कहलाएगा। अब बेटा इन तमाम चीजों को सामने रखते हुए हम हर एक को तफसीलन जान करेंगे, और उम्मीद करूंगा जब मैं ये पहली टर्म्स आपको पढ़ा दूंगा तो बाकी तीनों टर्म आपको याद हो जाएंगी, क्योंकि सिर्फ हमने सब्सटेंस के नेचर को चेंज करना है। जब मैं एटम बोल रहा हूँ वहां पर मॉलिक्यूल हो जाएगा, या वहां पे आयनिक कंपाउंड हो जाएगा, या फिर वहां आयंस हो जाएगा। टर्म वही चलेगी, तफसील वही चलेगी। अब बात करेंगे मेरे बच्चों, इन तमाम को 1 बाय 1 स्टडी करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए, और से सुनते आना, ताकि वो एग्जाम्पल मोल की भी आ जाए और ये भी आ जाए। मेरे प्यारे बच्चे, पहली बात 1 ग्राम एटम्स, 1 ग्राम एटम्स, या सुनिएगा 1 ग्राम मोल ऑफ एलिमेंट, या फिर सुनिएगा जस्ट मोल, 1 मोल ऑफ एलिमेंट भी कह सकते हैं। 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मोल ऑफ एटम, या मेरे बेटा 1 मोल ऑफ एलिमेंट कह सकते हो। ये तीनों टर्म यहां लिखी खड़ी, आप सारी बातें बोल सकते हो। अब जब ग्राम एटम की बात आ रही है तो इसका मतलब है, अब देखो बेटा, इनमें से किसी को भी डिफाइन करना पड़ जाए, डेफिनेशन हो चुकी है, सिर्फ हमें उनके टुकड़े उठा के यहाँ हर एक अलग अलग आता है। तो जो सुनिएगा, जैसे ग्राम एटम है तो पहली बात क्या थी? डेफिनेशन है एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। यहां से वो डेफिनेशन एटम उठा लो। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज नोन एज 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मोल ऑफ एटम, या जस्ट मोल ऑफ एटम। मेरे प्यारे बच्चे, अब गौर से सुनिएगा, 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। अब आपको याद होगा हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमने कितना कहा शुरू में, रिलेटिव एटॉमिक मास जब ध्यान कर रहे थे 1.008 AMU में ज़ाहिर किया था। अब AMU से हटा दें, उसी 1.008 ग्राम्स में ज़ाहिर करें, 1.008 को ग्राम्स में ज़ाहिर कर देंगे तो दिस विल बिकम, दिस क्वांटिटी विल बिकम 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, या 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। मैं आपसे पूछूं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन किसके बराबर होता है तो आप क्या कहेंगे? 1.008 ग्राम्स। मेरे प्यारे बच्चे, 1 मोल ऑफ कार्बन बोलूं या 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन बोलूं तो कार्बन का एटॉमिक मास क्या था? 12 को हमने किस में जाहिर कर दिया? ग्राम्स में।
तो 1 मोल ऑफ कार्बन 12 ग्राम्स के बराबर होगा, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम 24 ग्राम्स के बराबर, 1 मोल ऑफ यूरेनियम 238 ग्राम्स होगा, 238 ग्राम्स होगा। तो अब अगर इन बातों पे गौर करें, ईच वन हाइड्रोजन हो, कार्बन हो, मैग्नीशियम हो, यूरेनियम हो, ये 4 मुख्तलिफ एलिमेंट मैंने लिए, 4 मुख्तलिफ। अब मेरे प्यारे बेटा 1 ग्राम एटम मुख्तलिफ एलिमेंट का अगर कंसीडर करें तो उनके मासेस भी क्या आते हैं, मुख्तलिफ आते हैं। तो यहाँ पे हम इसी का नोट लिख सकते हैं, 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम था, याद होगा, डिफरेंट एलिमेंट का है, डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस, क्या डिफरेंट मासेस हैं या नहीं। तो ये सवाल एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी दे सकता है मुझे और आपको, कि शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, 1 ग्राम एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस, जस्टिफाई इट। तो ये जस्टिफाई करने के लिए आपको ये एग्जांपल था। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे ख्याल में वाज़ेह तौर पे समझ आ गई होगी कि एटम के मास को ग्राम में जब ज़हर कर देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, 1 ग्राम एटम बन जाते हैं उस एलिमेंट के जिसके बारे में आप बात करें। अच्छा, इस और बात पे गौर करें, कार्बन का 1 मोल भी 12 ग्राम के बराबर, मैग्नीशियम का 1 मोल भी 1 मोल 24 के बराबर है। इसका मतलब मैग्नीशियम कार्बन एटम से ट्वाइस हैवियर है। मैग्नीशियम एटम इज ट्वाइस हैवियर देन किससे बेटा, कार्बन एटम से। मैग्नीशियम एटम इज ट्वाइस हैवियर देन कार्बन एटम, मैग्नीशियम एटम इज ट्वाइस हैवियर देन कार्बन एटम। बात नजर आ रहा है कि मैग्नीशियम भी 1 मोल मैग्नीशियम का हो, यानी 1 मैग्नीशियम एटम हो या 1 कार्बन एटम हो, तो मैग्नीशियम 24 है, कार्बन 12 है, तो मैग्नीशियम उससे क्या है, इसका मतलब मैग्नीशियम तकरीबन 24 टाइम्स हैवियर है हाइड्रोजन से, कार्बन 12 टाइम हैवियर है तकरीबन हाइड्रोजन से। इसी तरह यूरेनियम 238 टाइम हैवियर है, किससे, हाइड्रोजन से। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये भी सवाल इम्तिहान में दे सकता है, मैग्नीशियम इज ट्वाइस हैवियर देन कार्बन। तो आपको ये चीजें लिख देनी चाहिए, वाज़ेह पता चल जाए कि 1 मोल ऑफ कार्बन किसके बराबर है और 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम किसके बराबर है। मेरे प्यारे बच्चे, ग्राम एटम्स को बार बार मैं कह रहा हूं, ग्राम एटम की जगह आप मोल भी लिख सकते हो, मोल ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट। क्या मालूम करने का फार्मूला बेटा, मालूम करने का क्या फार्मूला हुआ, गिवन मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम्स ओवर एटॉमिक मास। एटॉमिक मास की जगह आप मोलर मास भी कह सकते हो, याद रखिएगा। जब एटम के मास के 1 मोल के मास को आपने ग्राम में ज़हर कर दिया, ये उसका मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन हो गया, ये मोलर मास ऑफ कार्बन हो गया, ये मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम हो गया, मोलर मास ऑफ यूरेनियम हो गया। तो जब भी किसी एटम के मास, एटॉमिक मास को ग्राम में ज़हर कर देते हो तो वो मोलर मास कहलाता है। 1 मोलर मास मतलब तो 1 मोल का मास। मेरे प्यारे बच्चे, तो गिवन मास ऑफ एटम इन ग्राम्स, किस में ज़हर करना है, एटम के मास को ग्राम्स में ले ओवर एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मैंने क्या बोला, ये एटॉमिक मास भी कह सकते हो या मोलर मास भी कह सकते हो उस एलिमेंट। तो गिवन मास को एटॉमिक मास पे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम आ जाएंगे, यानी नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दी है, हमारे पास मास ऑफ सोडियम 0.1 ग्राम दिया हुआ है। क्या पूछा उसने, मोल ऑफ सोडियम। तो मोल ऑफ सोडियम मालूम करने का क्या फार्मूला होगा, मास ओवर एटॉमिक मास, गिवन मास ओवर एटॉमिक। गिवन मास कितना है 0.1, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23। सोडियम का मोलर मास या सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23। तो गिवन मास इन ग्राम्स 0.1 ग्राम है, मोलर मास 23 ग्राम्स पर मोल है। तो डिवाइड कर दोगे तो बेटा आपके पास क्या आ जाएंगे, मोल 4.3 × 10⁻³ मोल्स ऑफ सोडियम एटम आ जाएंगे। इसी तरह उसने बी पार्ट को एग्जांपल नंबर 6 में कहा है। एग्जांपल नंबर 6 में मास ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन का मास 0.1 किलोग्राम दिया हुआ है। और याद रखना चाहिए हमारा गिवन मास किस में होना चाहिए, ग्राम्स में। तो किलोग्राम्स को किस में तब्दील करो, ग्राम्स में। 0.1 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, जो ही 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.1 किलोग्राम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 ग्राम्स। अब मेरे प्यारे बच्चे, मोल ऑफ सिलिकॉन मालूम करने हैं, तो मोल ऑफ सिलिकॉन मालूम करने का फार्मूला क्या बताया मैंने, गिवन मास। गिवन मास कितना हुआ 100 ग्राम्स। सिलिकॉन का एटॉमिक मास कितना है 28 ग्राम्स पर मोल। तो ये आ जाएगा
3.56 मोल आ जाएंगे सिलिकॉन के। तो इस तरह हम लोग गिवन मासेस से मोल मालूम कर सकते हैं, क्योंकि गिवन मास को हम लोग किस पे डिवाइड कर देंगे, मोलर मास पे या एटॉमिक मास भी कहा जाता है उसको। एटॉमिक मास पे डिवाइड करते जाएंगे तो किस में तब्दील होते जाएंगे, मोल में तब्दील हो जाएंगे। मेरे बच्चों, अगर ये बातें आपको समझ आ गई है, गौर से सुनना, तो मैं आपसे कह रहा था अगर ये समझ आ गई तो अगले सारी बातें समझ आ गई, क्योंकि आपने सिर्फ सब्सटेंस की नेचर चेंज करनी है। वहां पे ग्राम एटम्स की बात हो रही थी, अब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, मॉलिक्यूल्स। तो अब तो जो सुनिए, 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स या 1 ग्राम मोल ऑफ मॉलिक्यूल या 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, 3 टर्म मैं बोले जा रहा हूं, तीनों का मतलब एक ही है। 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स या जस्ट 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या हुआ, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस को, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस को एक्सप्रेस कर दिया जाए किसमें, ग्राम्स में। मॉलिक्यूल के मास को ग्राम में जाहिर कर दो, सिंपल सी बात। मॉलिक्यूल के मास को ग्राम में जाहिर कर दोगे, क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर। वो 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स बन गए। मेरे बच्चों गौर से सुनना, यहां पे लफ्ज आया वाटर का, गौर से सुनना। वाटर का फार्मूला आपने क्या पढ़ा, H2O। तो हाइड्रोजन के मास ऑक्सीजन के मास को जमा कर दूं, ये मॉलिक्यूल्स का मास बन गया। यानी अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन का कितना मास होता है, 1 ग्राम। कितना हाइड्रोजन है, 2 ग्राम, ये हो गया। ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है, 16। तो 2 + 16 = 18 ग्राम। तो 18 ग्राम क्या हुआ, मॉलिक्यूलर मास है किसका, वाटर का। तो मॉलिक्यूलर मास को किस में जाहिर किया जा रहा है, ग्राम्स में। तो क्या बन जाएगा, 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वाटर। इसी तरह मेरे बेटा सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर मौजूद एटमों के मास को जमा कर दोगे तो वो 98 ग्राम होगा। तो 98 ग्राम किसके बराबर हुआ, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, यानी 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ग्लूकोज की बात करूं, कार्बन 6 है, एक कार्बन का मास 12 होता है। 6 को 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे 72 हो जाएगा। 72 में 12 जमा करोगे 84 होगा। 84 ऑक्सीजन का एक का मास होता है 16, 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे 16 × 6 96 हो जाएगा। 96 + 84 = 180 ग्राम। 180 ग्राम क्या होगा, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, मॉलिक्यूल्स के मास को ग्राम में जाहिर कर दोगे तो वो 1 ग्राम मॉलिक्यूल बन जाएगा। इसी तरह सुक्रोज के अंदर मौजूद एटमों के मासेस को जमा करो, कितना आएगा, 342। तो 342 को जब किस में जाहिर कर दिया, ग्राम में, तो वो 1 मोल ऑफ सुक्रोज बन जाएगा। तो 1 मोल ऑफ सुक्रोज 342, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज 180 ग्राम, 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 98 ग्राम, 1 मोल ऑफ वाटर = 18 ग्राम। तो इसका ना, ये इसका मॉलिक्यूलर मास है, ये इसका मॉलिक्यूलर मास है, ये इसका मॉलिक्यूलर मास है, ये सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास है। तो मेरे प्यारे बच्चे, अब देखो मॉलिक्यूल डिफरेंट है या सेम है, मुख्तलिफ सब्सटेंस है ना। तो मुख्तलिफ सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स को मासेस भी क्या हो गए, मुख्तलिफ हो गए। तो वो वाली जो मैंने 1 ग्राम एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट लिखा था वही गए। अब वहां पे एटम था, यहाँ पे क्या आएगा, मॉलिक्यूल। 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस मे हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर मासेस। अगर ये सवाल इम्तिहान में आ जाए तो आप इसी जस्टिफिकेशन के लिए ये एग्जांपल दे देंगे कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर किसके बराबर है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड किसके बराबर है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज किसके बराबर है, 1 मोल ऑफ सुक्रोज किसके बराबर है। मेरे बेटा फिर वही बातें, नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस को मालूम करना हो, वही फार्मूला होगा। सिर्फ फर्क क्या होगा, वहां एटम आ रहा था, यहाँ गिवन मास ऑफ मॉलिक्यूल होगा। गिवन मास ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ग्राम्स और मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल। मेरे ख्याल में मेरे बेटा आपको समझ आ गई होगी। 18 इज द मोलर मास ऑफ वाटर, 98 ग्राम इज द मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, 180 ग्राम इज द मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, 342 ग्राम इज द मोलर मास ऑफ सुक्रोज। तो ये वही फार्मूला हो गया। गिवन मास को मोलर मासेस पे डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ मोल। मैं बार बार कह रहा हूं, ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब भी क्या हुआ, मोल है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस यानी मॉलिक्यूल सब्सटेंस।
जैसे मास ऑफ वाटर, वाटर कितना दिया हुआ है 9 ग्राम। मुझसे और आपसे कहते हैं इसका मोल मालूम करो, तो कैसे मोल मालूम करेंगे? मास मोल और मास पे डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर किसके बराबर होगा? मास, मास कितना दिया हुआ है 9 ग्राम। मोलर मास अभी वाटर को बताया है कितना है 18। मास ओवर मोलर मास, आंसर आ जाएगा 0.5 मोल आ जाएगा। तो इस तरह हम लोग इन फार्मूलाज के जरिए नंबर ऑफ मोल मालूम कर सकते हैं। बेटा ये बातें मैं कर रहा था आपसे मॉलिक्यूल्स के बारे में। अब बात करते हैं ये फार्मूला यूनिट के बारे में। मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं, फार्मूला यूनिट इज यूज्ड फॉर आयोनिक कंपाउंड, ठीक है ना? किससे बेटा? आयनिक कंपाउंड, यानी NaCl है, MgSO4 है, जैसे मैंने एग्जांपल दी है, सिल्वर नाइट्रेट है, ये तमाम क्या है? आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड्स के लिए फिर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला का लफ्ज यूज नहीं करते, मॉलिक्यूलर मास का लफ्ज यूज नहीं करते। उनके लिए लफ्ज क्या यूज करते हैं? फार्मूला यूनिट मास, या फार्मूला को जाहिर करने के लिए फार्मूला यूनिट बोलते हैं, मासेस को जाहिर करने के लिए फार्मूला यूनिट मैस का इस्तेमाल। तो मेरे प्यारे बच्चे फिर वही डेफिनेशन 19 से उठाओ। फार्मूला यूनिट मास ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज नोन एज 1 मोल ऑफ एन। वही मैंने डेफिनेशन उठा के दिया। फार्मूला यूनिट मास ऑफ एन कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज नोन एज 1 ग्राम फार्मूला यूनिट 1 मोल ऑफ एन कंपाउंड, या 1 ग्राम फार्मूला यूनिट ऑफ एन कंपाउंड। ये तीनों टर्म यूज करते हैं मेरे बच्चों। 1 ग्राम फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl एनिक कंपाउंड है। अब इसमें सोडियम और क्लोरीन के मास को जमा करो। सोडियम का मास होता है 23, मैंने इधर भी लिखा भी है। सोडियम का मास 23, क्लोरीन का मास होता है 35.5। दोनों को जमा करोगे क्या आएगा? 58। अब समझ आ गई होगी 58.5 ग्राम कैसे लिखते हैं। तो 58.5 इज द मोलर मास। ये भी मोलर मास है बच्चे, या फार्मूला मास भी कह सकते हो, मोलर मास ऑफ NaCl। तो जब हमने NaCl के मास को ग्राम्स में जाहिर कर दिया तो क्या बन गया? 1 ग्राम फार्मूला यूनिट किसका? NaCl। 1 ग्राम फार्मूला यूनिट ऑफ MgSO4 बोलोगे, Mg का मास होता है 24, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन 1 का होता है 16, 4 ऑक्सीजन है 64 हो गया। 64 32 96 हो जाएगा। 96 में मैग्नीशियम का 24 जमा करोगे कितना आ जाएगा? 120 हो जाएगा मेरे बेटा। इसी तरह 1 ग्राम फार्मूला यूनिट ऑफ AgNO3, Ag सिल्वर का मास होता है 108। सिल्वर का मास होता है 108। नाइट्रोजन का मास होता है 14, ऑक्सीजन 1 का मास 16, 3 ऑक्सीजन है 48 और 14 62 हो जाएगा। 62 में 108 जमा करोगे कितना हो जाएगा? 170। तो 170 इज द मोलर मास ऑफ AgNO3। जब 170 को ग्राम में जाहिर कर दिया तो ये सिल्वर का क्या बन गया? 1 ग्राम फार्मूला यूनिट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज 170 ग्राम्स। तो फिर वही बातें आ गई बेटा। 1 ग्राम फार्मूला यूनिट डिफरेंट आयोनिक कंपाउंड, डिफरेंट आयोनिक मे हैव डिफरेंट फार्मूला मासेस। क्या है? फार्मूला मासेस क्या हो गए? उनके डिफरेंट हो गए, मोलर मासेस डिफरेंट हो गए। मैं बार बार ये स्टेटमेंट क्यों लिखे जा रहा हूँ? ये सवाल आ सकता है, ये सवाल इम्तिहान में ऐसा उठा के आपसे जस्टिफाई करने को कह सकते हैं। फिर मेरे बेटा मैंने यहाँ पे फार्मूला यूनिट मास बोला है, फार्मूला यूनिट मास बोला था, याद होगा। मैंने उसके लिए आप लोगों के लिए फिर बोला, इसको क्या लिख सकते हो? मोलर मास ऑफ एनी कंपाउंड। और इसको कैसे डिफाइन करना पड़ जाए या मालूम करना पड़ जाए, कैसे कर सकते हो? सम ऑफ एटॉमिक मासेस, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ इंडिविजुअल आयन इन 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड, इन 1 मोल। क्या मतलब? अब सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन भी मौजूद है और क्लोराइड आयन भी मौजूद है। सोडियम आयन का मास, क्लोरीन का मास, सोडियम का मास क्लोरीन का मास जमा करोगे तो 58। ये क्या बन जाएगा? फार्मूला यूनिट बन गया। क्या किया? जमा किया है, जरा दिया सम किया है। सम लिख रहा हूं। सम ऑफ क्या है? एटॉमिक मास ऑफ इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल में एक आयन जो मौजूद है उन तमाम आयन के एटॉमिक मासेस को जमा कर दे तो वो क्या बन जाएगा? फार्मूला यूनिट मास बन जाएगा। क्या होगा बेटा? फार्मूला मालूम कैसे करेंगे? जैसे पहले टर्म में अप्लाई करता आ रहा हूं, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला यूनिट ऑफ आयोनिक कंपाउंड,
नंबर ऑफ मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, नंबर ऑफ मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड। क्या फार्मूला होगा? मास ऑफ आयनिक कंपाउंड इन ग्राम्स ओवर मोलर मास ऑफ आयनिक कंपाउंड, ओवर मोलर मास ऑफ आयनिक कंपाउंड। मेरे प्यारे बच्चे, फिर इसके ऊपर एग्जांपल नंबर 7 आ गई, गौर से सुनिएगा। मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट 10⁻³ मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट मालूम करने को कह दिया। देखो अब हमने ये चीज मालूम करनी है, मास मालूम करना है। क्या दिया हुआ है? ग्राम फार्मूला यूनिट का मतलब क्या था? मैंने कहा था मोल। ग्राम फार्मूला यूनिट क्या मतलब? मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब हमने मोल दिए हुए हैं, ये चीज दी हुई है, ये चीज पूछी है, इसका मतलब अब मैं इस चीज को इधर ले जाऊं, ग्राम फार्मूला को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? मोलर मास से। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मास। तो इसको ना मास मालूम करने का फार्मूला क्या होना चाहिए? ये मैंने क्या कहा? मोल है, नंबर ऑफ मोल ऑफ MgSO4 लिख सकता हूं। तो मास ऑफ MgSO4 मालूम करने का फार्मूला क्या हुआ? मोल मल्टीप्लाई मोलर मास। ये है मोल, ये है मोलर मास। मोलर मास को उधर ले जाओगे, इधर डिवाइड हो रहा होगा जाके मल्टीप्लाई, तो मोल मल्टीप्लाई मोलर, मोल मल्टीप्लाई मोलर। मोल कितने दिए हुए हैं? 10⁻³ मोलर मास MgSO4 का अभी आपके सामने मैंने लिखा था, और ये मैं बार बार कह रहा हूं, ये कैसे आता है? मैग्नीशियम का बेटा 24, सल्फर का 32, ऑक्सीजन 1 का 16 होता है, 4 का 64, जमा करोगे 120 ग्राम पर मोल, तो 120 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया आपके पास मास। तो मास मालूम करना हो तो मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करो, मोल मालूम करने हो तो मास को मोलर मास में डिवाइड करो। ये हमारे पास क्या हो गया बेटा? 1 ग्राम फार्मूला यूनिट। मेरे ख्याल में NaCl के ये आयनिक कंपाउंड के लिए टर्म थी, ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के लिए मैंने बोली बात, और ये मैंने बात की थी एलिमेंट्स के लिए। अब आज जो लास्ट बात रहेगी किसके बारे में? 1 ग्राम आयंस या 1 मोल ऑफ आयन या 1 ग्राम आयन ऑफ आयोनिक स्पीशीज। आयोनिक मास ऑफ आयन, आयोनिक स्पीशीज यानी आयंस किस में जाहिर कर दिए थे? ग्राम से। आयोनिक मास ऑफ आयोनिक स्पीशीज को जब ग्राम में जाहिर कर दोगे तो क्या कहलाएगा? 1 ग्राम आयंस बन जाएगा। अब सुनो, 1 ग्राम आयन ऑफ हाइड्रोक्सिल, ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16, हाइड्रोजन का 1, 16 और 1 17 हो जाएगा। सोडियम का मास 23 अभी बताता हूं। कार्बोनेट का, कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन 1 का 16, 3 ऑक्सीजन है 48 और 12 60 ग्राम हो जाएगा। सल्फेट की बात करूं, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 4 है, 4 ऑक्सीजन का टोटल एटॉमिक मास कितना बन जाएगा बेटा? 64 और 32 96। तो 96 इज द मोलर मास ऑफ सल्फेट आयन, 60 इज द मोलर मास ऑफ कार्बोनेट आयन, 23 इज द मोलर मास ऑफ सोडियम आयन, 17 इज द मोलर मास ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। तो 1 ग्राम आयन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्सिल किसके बराबर? 17 ग्राम के बराबर। 1 मोल ऑफ सोडियम 23 ग्राम के बराबर। 1 मोल ऑफ कार्बोनेट 60 ग्राम के बराबर। 1 मोल ऑफ सल्फेट 98 ग्राम के बराबर। मेरे प्यारे बच्चे, 1 ग्राम आयन ऑफ डिफरेंट आयोनिक स्पीशीज, 1 ग्राम आयन ऑफ डिफरेंट आयोनिक स्पीशीज में है क्या? डिफरेंट आयोनिक मासेस। यहाँ पे आपको क्लियर कर नजर आ रहा होगा कि डिफरेंट आयंस हैं, उनके मासेस देखो बच्चों, डिफरेंट आ रहे हैं। 1 ग्राम आयन, ये भी 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 1 ग्राम। 1 ग्राम आयन किसका है? डिफरेंट आयोनिक स्पीशीज का है, तो उनका मासेस क्या है? डिफरेंट आयोनिक मासेस। तो अगर यही स्टेटमेंट उठा के जस्टिफाई करने को कह दे तो मैं और आप इजीली जस्टिफाई कर सकते हैं। आपके सामने आंसर मौजूद है, ये चीज उठा के दे दे तो 2-4 एग्जांपल ये वाली उठा के देख। फार्मूला पहले की था कि नंबर ऑफ मोल ऑफ आयन या नंबर ऑफ ग्राम आयन ऑफ आयोनिक स्पीशीज। फार्मूला क्या होगा? मास ऑफ आयोनिक स्पीशीज इन ग्राम और मोलर मास ऑफ आयन। ये पिछले फार्मूले सब के अंदर एक ही है, मैंने कहा था सिर्फ सब्सटेंस चेंज करते जा रहे हैं, बाकी सारा कुछ वही होगा। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई मसला हो तो मैं आपसे